Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 48. Phrase. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 48 और आज के सबक में हम गुफ्तगू करेंगे फ्रेज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कल के सबक में हमने क्या पढ़ा था। कल के सबक में हमने पढ़ा था जेरंड के बारे में और मैंने बताया था जेरंड किसे कहते हैं। मैंने बताया था जेरंड ये आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो इसको हम जेरंड कहेंगे। इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। पहला इसका इस्तेमाल है जुमले में, इसका इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, यानी वर्ब के तौर पर इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के तौर पर, और इसका अगला इस्तेमाल है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, यानी वर्ब अपना पूरा माना नहीं अदा कर पा रहा है तो उसका पूरा माना अदा करने के लिए हम लेकर आते हैं जेरंड को। और इन सारी चीज़ों को आपने मिसालों के साथ पढ़ रखा है। इसका एक इस्तेमाल और है और वो इस्तेमाल है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इस पर प्रीपोजिशन आ जाता है। तो कुल मिला करके ये एज अ नाउन काम करता है और इसमें फेल का यानी वर्ब का माना पाया जाता है, तो उसको हम जेरंड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा और आप अपने होमवर्क को मेरे साथ इंशाअल्लाह मैच करेंगे। इसमें से हमारा पहला जुमला है रात को खाने के बाद थोड़ी दूर चहलकदमी करना ज़रूरी है। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वॉकिंग आफ्टर डिनर फॉर अ वाइल इज़ नेसेसरी। रात को खाने के बाद आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे रात का खाना खाने के बाद, और यहाँ पर रात को खाने के बाद तो माना वही निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वॉकिंग आफ्टर डिनर तो माना होगा रात को खाने के बाद, यानी खाना खाने के बाद। लेकिन अगर आप लफ्ज़ी तौर पर इसका तर्जुमा करेंगे तो इसका एक्चुअल तर्जुमा बनेगा आफ्टर ईटिंग द फूड एट नाइट। आफ्टर ईटिंग फूड एट नाइट ये आपका लफ्ज़ी बनेगा। लेकिन रात को खाने के बाद, चूँकि रात का खाना इसको हम डिनर कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अगर आपने उस तरह भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं असल वॉकिंग की। ओके, तो वॉकिंग आफ्टर टेकिंग डिनर एट नाइट, अगर आपने ये किया तो वो भी आपका सही होगा। लेकिन हम शॉर्टली कहेंगे वॉकिंग आफ्टर डिनर फॉर अ वाइल, थोड़ी दूर है ये। लेकिन मैंने इसका तर्जुमा किया फॉर अ वाइल, इसका मतलब थोड़ी देर होता है। फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर, ठीक है। तो यहाँ पर वही माना है थोड़ी दूर। अगर आप थोड़ी दूर कर देते हैं तो आप कहेंगे वॉकिंग आफ्टर डिनर फॉर अ डिस्टेंस। वॉकिंग आफ्टर डिनर फॉर अ डिस्टेंस भी आप कर सकते हैं, फॉर अ वाइल के बजाय फॉर अ डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका पूरा सब्जेक्ट बन गया इज नेसेसरी
ज़रूरी है। ओके, हमारा अगला जुमला है मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई डोंट लाइक लिविंग अलोन एट ऑल। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं, एट ऑल, बिल्कुल भी, व्हाट, अकेले रहना, लिविंग अलोन। ओके, इसको आप ये भी कह सकते हैं आई डू नॉट लाइक टू लिव अलोन एट ऑल। और यहाँ पर आप कह सकते हैं टू वॉक आफ्टर डिनर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन्फिनेटिव के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी प्रैक्टिस है किसकी? हमारी प्रैक्टिस है जेरंड की, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारा अगला जुमला है क्लास में बात करने की इजाज़त नहीं है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको कहते वक्त हम कहेंगे टॉकिंग इन क्लास इज नॉट अलाउड। टॉकिंग इन क्लास इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्लास में बात करने की इजाज़त नहीं है। हमारा अगला जुमला है उसके साथ एक ही रूम में रहना मेरे बस में नहीं। इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे लिविंग विद हिम इन अ सेम रूम। एक ही रूम में क्या कहेंगे? सेम रूम। ठीक है, तो लिविंग विद हिम या लिविंग विद हर इन द सेम रूम, एक ही, उसके साथ एक ही रूम में रहना, इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे बस में नहीं है, यानी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ओके, तो उसके साथ एक ही रूम में रहना, इसको आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे लिविंग विद हिम इन द सेम रूम, मेरे बस में नहीं है, इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके, हमारा अगला जुमला है म्यूजियम में फोटो खींचने की इजाज़त नहीं है। म्यूजियम में फोटो खींचने की इजाज़त नहीं है। इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे टेकिंग पिक्चर्स इज नॉट अलाउड इन द म्यूजियम। तो म्यूजियम में फोटो खींचने के लिए क्या कहेंगे आप? टेकिंग पिक्चर या क्लिकिंग पिक्चर, या पिक्चर्स भी आप कर सकते हैं या फोटोज भी आप कर सकते हैं। इज नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं है का, इन द म्यूजियम, म्यूजियम में। ओके, आगे चलते हैं और हम अपने अगले जुमले लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला जुमला इधर, ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना लाजमी है। ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना लाजमी है। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू नीड इज मैंडेटरी। ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू नीड इज मैंडेटरी। ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना, ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू नीड, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, और लाजमी है ये आपका प्रेडिकेट बन रहा है। ओके, हमारा अगला जुमला है क्या उसको फ़ोन करना ज़रूरी नहीं है। क्या उसको फ़ोन करना ज़रूरी नहीं है। इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे इज कॉलिंग हिम नॉट नेसेसरी। इज कॉलिंग हिम नॉट नेसेसरी, क्या उसको फ़ोन करना ज़रूर नहीं है। तो कॉलिंग हिम, उसको फ़ोन करना, क्या? बिकॉज ऑफ इज। ओके, तो क्या कहलाएगा? इज कॉलिंग हिम नॉट नेसेसरी, क्या उसको फ़ोन करना ज़रूरी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है क्या आप बता सकते हैं कि आपका उससे मिलना क्यों ज़रूरी है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका उससे मिलना क्यों ज़रूरी है। इसको आप कैसे कहेंगे? इसको आप कहेंगे कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं। वाई योर मीटिंग टू हिम इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका उससे मिलना, योर मीटिंग टू हिम, क्यों, वाई ज़रूरी है, इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्यों। और यहाँ पर ये जो जुमला है आप इसको, घर से उर्दू में इम्परेटिव है, उर्दू का अपना है, लेकिन यहाँ पर आपका ये जुमला क्या हो जाएगा? आपका जुमला नॉर्मल जुमला हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कैन यू टेल मी, इस तरह के जुमले, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, देन क्वेश्चन वर्ड, देन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपने, अगर आपको मैंने जो स्ट्रक्चर बताया उसमें आपने पढ़ा है इसको, तो इसीलिए यहाँ पर गर्चे सवालिया जुमला है, लेकिन चूंकि इससे पहले एक जुमला आ चुका है, इसलिए हम इसको नॉर्मल जुमला कर देंगे। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, लेकिन सिर्फ अगर यही आ जाए तो वाई इज हो जाएगा, सिर्फ यही अगर आप बोले,
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि इससे पहले जुमला आ गया इसलिए नहीं लगाएंगे। ओके, तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे क्या आप बता सकते हैं कि आपका उससे मिलना क्यों ज़रूरी है? तो हम कहेंगे कैन यू टेल मी वाई योर मीटिंग टू हिम इज़ इम्पॉर्टेंट। कैन यू टेल मी वाई योर मीटिंग टू हिम इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कैन यू टेल मी वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मीट हिम। ज़रूरी के लिए नेसेसरी भी आता है, इम्पॉर्टेंट भी आता है। इम्पॉर्टेंट के माने में तो अहम, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी का माना आप दे सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे गोइंग देयर इज़ वेरी अर्जेंट। गोइंग देयर, वहाँ जाना, इज़ वेरी अर्जेंट, बहुत ज़रूरी है। अर्जेंट का मतलब हंगामी हालत के लिए नहीं, बहुत ज़रूरी, अर्जेंट, ठीक है, ज़रूरी है। हमारा अगला जुमला है इस इलाके में या उस इलाके में ज़्यादा दिन तक रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे स्टेइंग इन दिस एरिया, इस इलाके में, स्टेइंग इन दिस एरिया फॉर लॉन्ग, ज़्यादा दिन तक। फॉर लॉन्ग का मतलब होगा ज़्यादा देर तक, लेकिन यहाँ पर वही माना है ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा दिन तक। फॉर मेनी डेज भी आप कर सकते हैं, इस इलाके में ज़्यादा दिन तक रहना, स्टेइंग इन दिस एरिया फॉर मेनी डेज, लेकिन फॉर लॉन्ग भी चल जाएगा। ओके, इस इलाके में ज़्यादा दिन तक रहना, स्टेइंग इन दिस एरिया फॉर लॉन्ग और फॉर मेनी डेज मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। यहाँ पर आप ही का माना के लिए एट ऑल कर सकते हैं, ही का माना अदा करने के लिए आप कर सकते हैं एट ऑल यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगरचे मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप जोड़ दीजिएगा। ओके, तो इस इलाके में ज़्यादा दिन तक रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, स्टेइंग इन दिस एरिया फॉर लॉन्ग या स्टेइंग इन दिस एरिया फॉर मेनी डेज इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एट ऑल। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसी तरह किया होगा। हो सकता है कुछ अल्फाज का उलट फेर हो और अल्फाज आपने कुछ और इस्तेमाल किया हो, मैंने कुछ और इस्तेमाल किया है, लेकिन कोशिश करें कि करीब तरीन अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ओके, तो ये हमारा होमवर्क था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम बात करेंगे फ्रेज किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्रेज। ओके, सो व्हाट डज फ्रेज मीन। पहला सवाल आपके जहन में आ गया कि फ्रेज क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम फ्रेज है। तो फ्रेज कहते हैं जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के उस मजमूए को फ्रेज कहा जाता है। तो जुमले का हिस्सा होता है और अपना पूरा माना अदा करने के लिए जुमले का मोहताज होता है। ओके, फ्रेज क्या होता है? जुमले का हिस्सा होता है, जो जुमला हम बोलते हैं उसी का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो बजाते खुद अपना माना नहीं अदा कर पाता, बल्कि पूरा माना अदा करने के लिए, यानी उसका जो माना है अपना माना अदा करने के लिए जुमले का मोहताज होगा, पूरे जुमले का। ठीक है, और ख़ास तौर पर ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से खाली होता है, यानी ख़ास तौर पर इसमें सब्जेक्ट या प्रीडिकेट नहीं होगा। तो जुमले का हिस्सा है, तो इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि जुमले का हिस्सा है, इसका मतलब ये है कि अपना पूरा माना अदा नहीं कर सकेगा। ओके, जैसे कि आप कहते हैं मैं अपने दोस्त की वफ़ात पर रो रहा था। तो अपने दोस्त की वफ़ात पर, ये आपका फ्रेज है। अपने दोस्त की वफ़ात पर आप इसका ये जो माना है पूरा नहीं कर पा रहा है, बल्कि मुहताज है सब्जेक्ट का, यानी पूरे जुमले का। तो मैं अपने दोस्त की वफ़ात पर रो रहा था। अब यहाँ पर आपको समझ में आया अपने दोस्त की वफ़ात पर क्या, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे फ्रेज। जुमले का हिस्सा है लेकिन अपना पूरा माना अदा नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे आई वॉज वीपिंग ऑन द डेथ ऑफ माई फ्रेंड। तो ऑन द डेथ ऑफ माई फ्रेंड, ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा फ्रेज। तो जुमले का हिस्सा जो अपना माना ना अदा कर पाए बजाते खुद, बल्कि जुमले का मुहताज हो अपना माना अदा करने के लिए। अगर आप कहते हैं ऑन द डेथ ऑफ माई फ्रेंड, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका फ्रेज कहलाएगा, जो कि मुहताज है कि अपने दोस्त की वफात पर। क्या मतलब? कोई माना नहीं निकल कर आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम फ्रेज कहेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर अल्फाज के मजमुए को कहा गया है, यहाँ पर लफ्ज़ को नहीं कहा गया, वरना ऑन अलग चीज़ है, द अलग चीज़ है, डेथ अलग चीज़ है, ऑफ अलग चीज़ है, माई अलग चीज़ है, फ्रेंड अलग चीज़ है। ये पूरे को मिला करके आप फ्रेज कहेंगे। समझ बात आ रही है? पूरे को मिला के आपका फ्रेज होगा। ऐसा नहीं कि ऑन को आप फ्रेज कह दें,
क्या तारीफ में है? जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के उस मजमूए को कहा जाता है। तो ये भी एक लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ है, ये भी एक लफ्ज़ है, ये भी एक लफ्ज़ है और ये भी एक लफ्ज़ है। तो इसी के मजमूए को, ये पूरा एक मजमुआ यानी कलेक्शन जोड़ दिया जाए तब इसको आप क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। वरना ये ऑन प्रीपोजिशन है, द अपना, इसका, ऑफ, माई, फ्रेंड, ये सब अलग अलग नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा करके। तो इस पूरे मजमूए को आप क्या कहेंगे? इस पूरे मजमूए को आप फ्रेज कहेंगे, ना कि एक वर्ड को। ओके, अब आगे बात करेंगे वे टू यूज फ्रेज। फ्रेज का इस्तेमाल हम किस माने के लिए करते हैं या कहाँ करते हैं? ओके, तो फ्रेज का जो इस्तेमाल होता है, क्यों करते हैं हम इसका इस्तेमाल? जुमले में मौजूद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या दीगर अज्जा के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी फ्रेज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है जुमले का कोई और हिस्सा हो, तो उसके बारे में इजाफी मालूमात, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, इजाफी मालूमात फराहम करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेज का इस्तेमाल कब करते हैं? हम जुमले में, आप कह सकते हैं इख्तसारन कि जुमले में इजाफी मालूमात अदा करने के लिए, जुमले में इजाफी मालूमात जोड़ने के लिए या इजाफी मालूमात देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन या प्रीपोजिशन के तौर पर होता है। ठीक है, माने में इजाफा करेगा तो एज एडवर्ब आ सकता है, एज एडजेक्टिव आ सकता है, एज वर्ब आ सकता है, या नाउन के तौर पर आ सकता है, या प्रीपोजिशन के तौर पर आ सकता है। यानी ये इसके अलावा भी इस्तेमालात हैं इसके, लेकिन इनकी शक्ल जो होगी इन्हीं के तौर पर कहीं ना कहीं आएगी। ओके, तो फ्रेज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जुमले में मौजूद नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या दीगर कोई लफ्ज़ हो सकता है, उसके माने में मज़ीद जानकारी देने के लिए हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेज की। फ्रेज की कुल कितनी किस्में हैं? तो हो सकता है लोग इख्तलाफ कर जाए, कुछ लोग 5 ही मान लें, कुछ लोग 6 ही मान लें, लेकिन मेरी समझ से जो पढ़ने के बाद जो कुछ समझ में आया वो ये है कि इसकी कुल 10 किस्में हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं नाउन फ्रेज, दूसरी किस्म है इसकी एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरी किस्म है एडवर्बियल फ्रेज, चौथी किस्म है प्रीपोजिशनल फ्रेज, पांचवी किस्म है वर्ब फ्रेज, छठी किस्म है इन्फिनेटिव फ्रेज, सातवीं किस्म है जेरंड फ्रेज, आठवीं किस्म है पार्टिसिपल फ्रेज, नवीं किस्म है एब्सोल्यूट फ्रेज और 10वीं किस्म है अपोजिटिव फ्रेज। और इनके नाम से ही समझ में आपको आ जाएगा कि इसकी तारीफ क्या होगी। ठीक है, जैसे नाउन फ्रेज की तारीफ क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज की तारीफ क्या होगी, एडवर्बियल फ्रेज की क्या तारीफ होगी। तो इनके नाम पे अगर आप गौर करें तो आपको आइडिया आ जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी तारीफ क्या हो सकती है। लेकिन आप परेशान ना हो, एक एक करके हम पढ़ेंगे और इनके इस्तेमाल को हम बताएंगे मिसालों के साथ। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट डज नाउन फ्रेज मीन। नाउन फ्रेज का क्या मतलब होता है? नाउन फ्रेज कहते हैं अल्फाज का वो मजमुआ जो इसम का काम करता हो या जिसे इसम के जगह पर इस्तेमाल किया जाता हो। चूँकि नाउन आ गया तो इसका मतलब ये है कि अल्फाज का वो मजमुआ जिसको इसम के जगह पर हम इस्तेमाल कर लें, यानी इसम का माना पाया जाए। और ये कैसे बनता है? ये नाउन या मॉडिफायर, नाउन और मॉडिफायर से मिलकर बनता है। मॉडिफायर या नाउन से पहले भी आता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। मॉडिफाई का क्या मतलब होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है तरमीम करना, उसको अच्छा करना। तो गोया कि कोई नाउन होगा और उसके साथ कुछ और जुड़ा होगा जो कि नाउन के माने में इजाफा करेगा, तो उस वक्त हम इसको क्या बोलेंगे? उस वक्त हम इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। और जुमले में इसको हम एज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट लाएंगे या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी नाउन फ्रेज होगा वो नाउन का काम करेगा, तो नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये उसकी तारीफ है किसकी? नाउन फ्रेज की। जैसे कि एक आदमी टोपी पहने कुरान की तिलावत कर रहा था। एक आदमी टोपी पहने कुरान की तिलावत कर रहा था। तो एक आदमी टोपी पहने, ठीक है, एक आदमी आप देख सकते हैं ये नाउन हो गया। अब मॉडिफायर टोपी पहने, ये मॉडिफायर हो गया। तो ये पूरा जो एक टुकड़ा है जुमले का, अल्फाज का जो मजमुआ है, एक आदमी टोपी पहने, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर आप कहेंगे अ मैन वेयरिंग अ कैप, अ मैन वेयरिंग अ कैप, एक आदमी टोपी पहने। वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, कुरान की तिलावत कर रहा था। और यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट आया हुआ, देखिए आप, अ मैन वेयरिंग अ कैप, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। हेल्पिंग वर्ब
और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नाउन फ्रेज आया हुआ एज अ सब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसकी मिसाल देखें, वो एक अच्छा सा लाल शर्ट पहने हुए है। वो एक अच्छा सा लाल शर्ट पहने हुए है। इसको आप कहना हो तो आप कहेंगे कि ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। तो अ नाइस रेड शर्ट ये आपका क्या है, ये आपका नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने इसको इस्तेमाल किया है। ओके, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट, कि वो एक जो है अच्छा सा खूबसूरत सा लाल शर्ट पहने हुए। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अ नाइस रेड शर्ट। इसको हम बोलेंगे, इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे हिस्से को हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। ओके, आगे हम बात करेंगे व्हाट डज वर्ब फ्रेज मीन। इसकी दूसरी किस्म वर्ब फ्रेज। ठीक है, वर्ब फ्रेज किसे हम कहते हैं, तो वर्ब फ्रेज की जो तारीफ है वो ये है कि अल्फाज का वो मजमुआ जो वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स पर मुश्तमिल हो। अल्फाज का वो मजमुआ जो वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पर मुश्तमिल हो, तो उसका तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। इसकी मिसाल देखिए, वो कुरान की तिलावत कर रहा है। तिलावत कर रहा, तिलावत करना, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वर्ब फ्रेज। तो इसको आप कहेंगे ही इज रिसाइटिंग द होली कुरान। तो इज रिसाइटिंग, देखिए यहाँ पर अल्फाज को मजमू जो वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पर मुश्तमिल हो, तो इज रिसाइटिंग ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, ये इज भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो ये पूरा मिला करके क्या कहलाएगा आपका, इज रिसाइटिंग, ये आपका कहलाएगा वर्ब फ्रेज। ओके, एक मिसाल देखें, हमने मगरिब की नमाज अदा कर ली है। तो इसको कहेंगे वी हैव प्रेड मगरिब सलात। तो वी हैव प्रेड मगरिब सलात, तो है प्रेड, ये क्या कहलाएगा आपका वर्ब फ्रेज कहलाएगा। अगर आप कहते हैं वी शुड प्रे मगरिब सलात, तो शुड प्रे क्या कहलाएगा आपका, शुड प्रे आपका ऑक्सिलरी वर्ब की मिसाल हो जाएगी जो कि अफ़आल पर मुश्तमिल होगा। ओके, जैसे कि एक और मिसाल देखें, हम सब कल सुबह से अपनी किताब पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं वी विल हैव बीन रीडिंग अवर बुक सिंस टुमारो मॉर्निंग, या सिंस टुमारो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विल हैव बीन रीडिंग, ये पूरा जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ओके, आगे हम बात करेंगे व्हाट डज एडजेक्टिव फ्रेज मीन। एडजेक्टिव फ्रेज का क्या माना होता है, तो लफ्ज़ एडजेक्टिव से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका माना होता है कि जिससे हम या जिससे सिफत का माना निकल कर सामने आए। ठीक है, तो अल्फाज का मजमूआ जो एडजेक्टिव का माना देता हूँ, यानी एडजेक्टिव की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कहते हैं मेरे पास एक काला कलम है। तो यहाँ पर काला कलम, काला क्या है आपका, काला आपका एडजेक्टिव है। तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव अ ब्लैक पेन। ब्लैक पेन, तो ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो अगर हम किसी वर्ड को ब्लैक की जगह पे इस्तेमाल कर ले और एक वर्ड ना हो बल्कि अल्फाज का मजमुआ हो, तो उस वक्त हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। जैसे कि अगर आप कहें मेरे पास काले रंग का एक कलम है, तो काले रंग का कलम, और यहाँ पर काला कलम आपने सिर्फ कहा था, लेकिन यहाँ पर काले रंग का कलम, तो यहाँ पर काला रंग, ये दो अल्फाज मिलकर बन गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और इसी को आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव अ पेन ऑफ ब्लैक कलर। तो ऑफ ब्लैक कलर ये किसका माना दे रहा है, ये माना दे रहा है एडजेक्टिव का, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एडजेक्टिव फ्रेज का। ओके, क्या नाम देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज का नाम देंगे। ओके, आगे हम बात करेंगे एडवर्बियल फ्रेज। व्हाट डज एडवर्बियल फ्रेज मीन। एडवर्बियल फ्रेज का क्या माना मफहूम है। तो एडवर्बियल फ्रेज से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका क्या माना होगा। तो इसकी तारीफ होगी अल्फाज को मजमुआ जो एडवर्ब का काम करता हो, ये है कि इसे एडवर्ब की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। तो एडवर्ब का क्या काम होता है, एडवर्ब का काम होता है कि नाउन में, इसी तरह से एडजेक्टिव में या खुद एडवर्ब के माने में ही इजाफा कर दे, तो उस वक्त हम इसको नाम देते हैं एडवर्ब का। जैसे कि आप कहते हैं वो तेज़ी के साथ लिखता है, तो इसको आप कैसे कहते हैं इंग्लिश में, आप कहते हैं इंग्लिश में ही राइट्स स्पीडली, वो तेज़ी के साथ लिखता है, तो ये आपका स्पीडली वर्ब कहलाएगा। चूंकि एक ही वर्ड है
लेकिन अगर आप इसी को कहें कि वो एक अच्छी रफ्तार के साथ लिखता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी रफ्तार के साथ, ये पूरा मिला करके क्या कहलाएगा, ये पूरा मिला करके आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। चूंकि ये एडवर्ब ही का काम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि बहुत सारे अल्फाज है। गर्च यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन हम अंग्रेजी के एतबार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी तेजी के साथ या तेज लिखता है, अगर आप कर दें तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। वो तेज लिखता है, ठीक है, तेज कर दीजिए आप इसको, और वो एक अच्छी रफ्तार के साथ लिखता है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं he writes with a good speed, he writes with a good speed, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वो तेजी के साथ लिखता है। तो with a good speed इसका क्या माना होगा, तेजी के साथ, अच्छी रफ्तार के साथ। with a good speed, अच्छी रफ्तार के साथ, ओके। तो यहाँ पर अच्छी रफ्तार के साथ ये क्या कहलाएगा, आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा, जो कि स्पीडली या फास्टली की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और यही माना देता है। विद अ गुड स्पीड का क्या मतलब होगा, स्पीडली या फास्टली। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज, ओके। आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं, तो प्रीपोजिशन से ही आपको आइडिया हो गया होगा। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज अल्फाज के उस मजमूए को कहा जाता है जो प्रीपोजिशन पर मुश्तमिल हो, और प्रीपोजिशनल फ्रेज आमतौर पर प्रीपोजिशन से शुरू होता है, नाउन या प्रोनाउन पर खत्म होता है। जुमले में प्रीपोजिशन फ्रेज का इस्तेमाल एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर होता है, ओके। गर्चे प्रीपोजिशनल होगा तो इसको हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं मस्जिद के अंदर एक लड़का कुरान की तिलावत कर रहा है, मस्जिद के अंदर एक लड़का कुरान की तिलावत कर रहा है, तो इसको आप कैसे कहते हैं, इसको आप कहेंगे अ बॉय इन द मॉस्क इज रिसाइटिंग द होली कुरान। यहाँ पर इसको आपने एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, अ बॉय इन द मॉस्क, यानी कि लड़का किस हालत में, मस्जिद के अंदर है। यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। इज रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान की तिलावत कर रहा है। तो इन द मॉस्क इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। आमतौर पर प्रीपोजिशन से शुरू होता है और नाउन पर खत्म होता है। प्रीपोजिशन से शुरू हुआ और नाउन पर खत्म हुआ तो इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। आगे मिसाल देखिए, वो बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत कर रही है, तो इसको कैसे कहेंगे आप, शी इज रीडिंग द बुक इन अ लाउड वॉइस। तो इन अ लाउड वॉइस को आपने एज एडवर्ब इस्तेमाल किया, इन अ लाउड वॉइस, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन, ओके। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, इसमें मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन फ्रेज का इस्तेमाल एडवर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर होता है। तो गोया कि जो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे उनको हम तो एडजेक्टिव का भी नाम दे सकते हैं या एडवर्ब का भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये वाज़ेह है, इन अ लाउड वॉइस, इसको आप एडवर्ब भी कह सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं, और आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। एडवर्बियल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें ये एडवर्ब का माना दे रहा है। और तारीफ मैंने क्या बताया, अल्फाज के उस मजमूए को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं जो एडवर्ब की जगह पे इस्तेमाल हो। अगर यहाँ पर लाउडली कर दें तो इन अ लाउड वॉइस वही माना हो रहा है। और अगर हम प्रीपोजिशन का लिहाज करें तो चूंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ और नाउन पर खत्म हुआ है तो इसको हम प्रीपोजिशनल भी कह सकते हैं। तो हर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसमें प्रीपोजिशन से शुरुआत हो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, और हर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसमें सिफत का माना पाया जाए उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, और जिसमें एडवर्ब का माना पाया जाए उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाट डज इन्फिनिटिव फ्रेज मीन। तो लफ्ज़ इन्फिनिटिव से आपको आइडिया आ गया होगा कि इसको हम कहते हैं। तो इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं अल्फाज का वो मजमुआ जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में मॉडिफायर या अदर वर्ड्स रिलेटेड टू इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव से मुताल्लिक जो अल्फाज दूसरे होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ। तो 2 के साथ वर्ब होगा और 2 भी उसके साथ होगा और उसके साथ कुछ और जुड़ा होगा, तो इस सूरत में हम इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव फ्रेज बोलेंगे। और इसका इस्तेमाल हम नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर करते हैं आमतौर पर, ओके। तो जैसे कि आप कहते हैं उसे मगरिब के फौरन बाद रात का खाना खाना अच्छा लगता है, तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे ही लाइक्स टू टेक डिनर जस्ट आफ्टर मगरिब। और यहाँ पर आपने नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया इसको, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ओके। ये टू टेक डिनर जस्ट आफ्टर मगरिब, ये पूरा जो हिस्सा है
ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? ये आपका पूरा हिस्सा इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा? ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा। ओके गाइस, और यहाँ पर आपने एज अ नाउन इस्तेमाल किया, और नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आगे हम बात करेंगे, मेरे भाई ने इस नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई ब्रदर मेड अ डिसीजन टू लीव दिस जॉब। टू लीव दिस जॉब, ये आपका क्या है? ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। और यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव टू लीव दिस जॉब, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका डिसीजन से रिलेटेड है। ठीक है, ये मॉडिफाई कर रहा है डिसीजन की, तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर आपने इसको इस्तेमाल किया, टू लीव हिज जॉब। तो आपने डिसीजन के साथ टू लीव हिज जॉब का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्यों? टू लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ मॉडिफायर हुआ, तो इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। ओके, एक और मिसाल देखें, वो अपनी माँ से मिलने गांव गया है। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही हैज गॉन टू विलेज टू मीट हिज मदर। ही हैज गॉन टू द विलेज टू मीट हिज मदर। तो यहाँ पर टू मीट हिज मदर, ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? ये आपका हिस्सा इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा, और इसको आपने एज एडवर्ब इस्तेमाल किया है। यानी क्यों गया है, किस मकसद से? तो ये जो वेंट की तारीफ यानी वेंट के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये एडवर्ब कहलाता है। ओके, ये एडवर्ब होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इस्तेमाल करें टू मीट, तो ये दूसरी चीज हो जाएगी, और हिज फादर ये दूसरी चीज, हिज मदर ये दूसरी चीज हो जाएगी। लेकिन एक पूरा हम मिला लेंगे, मजमुआ कर देंगे। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मजमुआ यानी एक से ज्यादा होना चाहिए, तो उस वक्त हम इसको क्या बोलेंगे? यानी फ्रेज कहने के लिए हमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा का होना जरूरी है, नहीं तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ओके, आगे हम बात करेंगे जेरंड फ्रेज की। तो लफ्ज़ जेरंड से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसे कहते हैं। तो जेरंड फ्रेज कहते हैं अल्फाज का वो मजमुआ जो किस पर मुश्तमिल हो? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जो आपने पढ़ रखा है, प्लस मॉडिफायर, यानी इसके साथ कुछ और होगा, और या जेरंड से मुतालिक कुछ और कलिमात होंगे। ठीक है, और जुमले में इसका इस्तेमाल हम किसके तौर पर करते हैं? जुमले में इसका इस्तेमाल हम नाउन के तौर पर करते हैं। और आपने इससे पहले पढ़ा था कि जेरंड को हम किस माने में लेते हैं? जेरंड को हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसमें फेल का माना पाया जाता है। जैसे कि आप कहते हैं सुबह सवेरे चहल कदमी करना अच्छा काम है, इसको आप कहते हैं इंग्लिश में वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड वर्क। तो यहाँ पर वॉकिंग एक्चुअल में सिर्फ जेरंड है, लेकिन वॉकिंग इन द मॉर्निंग ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा हिस्सा आपका कहलाएगा जेरंड फ्रेज, जुमले का एक हिस्सा जो अपने माना बताने के लिए जुमले का मुहताज हो। तो यहाँ पर ये वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे चहल कदमी करना, बात नहीं पूरी हो रही, मुहताज है दूसरी चीजों का, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जेरंड फ्रेज। यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हम इसको जेरंड का नाम देंगे। ओके, तो सुबह सवेरे चहल कदमी करना अच्छा काम है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड वर्क, और यहाँ पर आपने इसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। ओके, एक और मिसाल देखें, सुबह सवेरे चहल कदमी करना मुझे पसंद है। तो आप कैसे कहेंगे? आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वही इस मिसाल मैंने दोहरा दी है, बस फर्क क्या हो गया? एज एन ऑब्जेक्ट आपने इस्तेमाल कर लिया। तो नाउन को एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे व्हाट डज पार्टिसिपल फ्रेज मीन? पार्टिसिपल फ्रेज का क्या माना मतलब होता है? पार्टिसिपल फ्रेज से आपको अंदाजा हो गया होगा, जो पार्टिसिपल हो अल्फाज का वो मजमुआ, तो इसकी तारीफ होगी अल्फाज का वो मजमुआ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने क्या पढ़ा था? आईएनजी, और उसके साथ कुछ और भी हो, सिर्फ वही ना हो, तभी तो आप अल्फाज का मजमुआ होगा। या पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होता है, और उसके साथ मॉडिफायर भी लगा हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज, यानी इसकी जो तारीफ पार्टिसिपल की है वही माना यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है। जैसे कि आप कहते हैं 24 घंटे मेहनत करके आग बुझाने वाले अमला ने मॉल में लगी आग को आखिरकार बुझा लिया। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वर्किंग अराउंड द क्लॉक, वर्किंग अराउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर्स इन द मॉल। ओके,
तो यहाँ पर वर्किंग अराउंड द क्लॉक ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। पार्टिसिपल फ्रेज क्यों कहलाएगा, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ओके, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये आपका, और उसके साथ अराउंड द क्लॉक दीगर वर्ड्स भी आए हुए हैं। तो पूरा जो ग्रुप है वर्किंग अराउंड द क्लॉक ये क्या कहलाएगा, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज की। एब्सोल्यूट फ्रेज की क्या तारीफ है, एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं अल्फाज का मजमुआ जो नाउन या प्रोनाउन और पार्टिसिपल या दीगर मॉडिफायर पर मुश्तमिल होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज पूरे जुमले पर असर रखता है, ये क्लॉज ही की तरह है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें फिनिटिव वर्ब नहीं होता है, इसको हम हमेशा कॉमे के साथ लिखते हैं। यानी कि अल्फाज के उस मजमुए को कहा जाता है, ये क्लॉज अगर एक्चुअली आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि अल्फाज का मजमुआ जो नाउन या प्रोनाउन या पार्टिसिपल या दीगर मॉडिफायर पर मुश्तमिल हो लेकिन इसका असर पूरे जुमले पर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज, यानी जिसका असर पूरे जुमले पर हो उसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट फ्रेज का। ओके, जैसे कि अपने सरों को नीचे झुकाकर पूरी जमात ने माफी मांगी, तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे देयर हेड्स हैंगिंग डाउन, देयर हेड्स हैंगिंग डाउन द होल ग्रुप अपोलोजाइज्ड। तो यहाँ पर देयर हेड्स हैंगिंग डाउन का क्या तर्जुमा होगा, अपने सरों को झुकाकर, यानी कि इस हाल में कि उनके सर नीचे झुके हुए थे। तो ये जो हिस्सा है देयर हेड्स हैंगिंग डाउन, ये पूरा क्या है, ये आपका है एब्सोल्यूट फ्रेज। द होल ग्रुप अपोलोजाइज, ये आपका पूरे जुमले पर ये असर रख रहा है। द हेड्स हैंगिंग डाउन ये आपके पूरे जुमले पर असर रख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। तो अल्फाज का मजमुआ जो नाउन या प्रोनाउन और पार्टिसिपल, देखिए आप यहाँ पर नाउन आ गया, ठीक है, प्रोनाउन भी आ गया और पार्टिसिपल भी आ गया, यहाँ पर आईएनजी है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल डाउन दीगर मॉडिफायर पर मुश्तमिल है। देखिए इसमें वो सारी चीज़ें पाई गई जो तारीफ में लिखी गई हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज, और इस हिस्से का असर इस पूरे जुमले पर है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। ओके, एक और मिसाल देखें, पूरी जमात इस हाल में या जिनके यूनिफॉर्म में कीचड़ और दाग लगे हुए थे खुशी की मारे चीख उठी, इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे द इंटायर टीम, पूरी जमात, देयर यूनिफॉर्म मडी एंड स्टैंड, देयर यूनिफॉर्म मडी एंड स्टैंड शाउटेड फॉर जॉय, वो खुशी के मारे चीख पड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ये जो हिस्सा है इसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहेंगे, क्योंकि इसका असर पूरे जुमले पर पड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। हो सकता है कुछ लोग एब्सोल्यूट फ्रेज को ना मानते हों, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके बारे में लोगों का इख्तलाफ हो सकता है। ओके, इसके बारे में लोगों का इख्तलाफ हो सकता है, किस्मों के बारे में हो सकता है, कुछ लोग इसको दियर यूनिफॉर्म मडी एंड स्टैंड, कुछ लोग इसको जो है एडवर्ब फ्रेज मान सकते हैं, एडवर्बल फ्रेज मान सकते हैं, ठीक है, जब वो माफ़ी मांग रहे थे तो किस हालत में थे, वो चिल्ला रहे थे तो किस हालत में थे, तो वर्ड पे असर डाल रहा है, लेकिन चूंकि ये पूरे जुमले पर असर डाल रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। लेकिन इसको कुछ लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो हकीकी तौर पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसको भी आप एडवर्बल फ्रेज कह सकते हैं माने का लिहाज करते हुए। ओके, आगे हम बात करेंगे अपोजिटिव फ्रेज की। अपोजिटिव फ्रेज किसे कहते हैं, अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं अल्फाज का वो मजमूआ जो अपने माक़ाबा लफ्ज़ में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होता है, चूँकि अक्सर बीच में इस्तेमाल होता है इसलिए इसके पहले और बाद दोनों जगहों पर हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। तो अपोजिटिव फ्रेज किसे कहते हैं, अल्फाज का मजमूआ जो अपने से माक़ाबा लफ्ज़ में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी माने में इजाफा तो सभी करते हैं लेकिन ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल हम यानी ख़ास करने के लिए किसी चीज़ को, यानी जिस लफ्ज़ के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसके माने में इजाफा करता है और ख़ास तौर पर उसको ख़ास कर देता है। इसको हम उर्दू में या अरबी ग्रामर में कहते हैं बदल, बदले कुल जिसे आप कह सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं मेरी बीवी जो मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत है, या जो मेरी ज़िंदगी भी आप कह सकते हैं, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। तो यहाँ पर जो कि मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत है किसके माने में इजाफा कर रहा है, मेरी बीवी के माने में इजाफा कर रहा है, तो इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
अपोजिटिव फ्रेज। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई वाइफ द लव ऑफ माई लाइफ, द लव ऑफ माई लाइफ इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर द लव ऑफ माई लाइफ ये आपका हिस्सा क्या कहलाएगा? ये आपका हिस्सा पॉजिटिव फ्रेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे माक़बल जो जुमला है, ये जो हिस्सा है जुमले का, उसमें इजाफा कर रहा है, उसके माने में इजाफा कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अपोजिटिव फ्रेज। इसको हम नाउन फ्रेज नहीं कह सकते। नाउन फ्रेज का इस्तेमाल हम या तो सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं, और यहाँ पर यह सब्जेक्ट भी नहीं ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिटिव फ्रेज ही कहेंगे। ओके, अगली मिसाल देखें। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का के रहने वाले थे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसको हम कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज फ्रॉम मक्का। मक्का के रहने वाले थे, वाज फ्रॉम मक्का, वही माना मक्का से थे। ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, फ्रॉम मक्का, मक्का से थे, लेकिन हम उर्दू में आमतौर पर कहते हैं रहने वाले थे। ओके, तो वाज फ्रॉम मक्का का तर्जुमा करेंगे मक्का के रहने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह का जहाँ भी आए तो बेहतर है कि आप रहने वाले से ही करें। जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छा तो जो जुमला माना जाएगा रहने वाला हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, तो वही माना हो, यहाँ पर वही कहेंगे। तो यहाँ पर द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो हिस्सा है जुमले का, ये अपना पूरा मुकम्मल माना अदा नहीं कर रहा, और ये इस्तेमाल हुआ है अपने से माक़बल लफ्ज़ के मारे में इजाफा करने के लिए, तो इसको ख़ास कर दिया। कौन? अबुल कलाम आज़ाद, वही जो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, वही अबुल कलाम आज़ाद। तो गोया कि ये ख़ास कर दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे अपोजिटिव फ्रेज। ओके गाइज, तो ये हमारा सबक था फ्रेज के बारे में, और फ्रेज की ज़रूरत आपको ट्रांसलेशन वगैरह में भी पड़ सकती है, और ख़ासकर अगर आप ग्रामर वगैरह का सबक कर रहे हैं या ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके तो गाइज, तो यह था हमारा आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। तो गाइज, आज के सबक में हमने क्या गुफ्तगू की थी? आज के सबक में हमने फ्रेज को लेकर के बातचीत की, और मैंने बताया फ्रेज किसे कहते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? फ्रेज की तारीफ है कि जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के उस मजमूए को फ्रेज कहा जाता है जो जुमले का हिस्सा होता है और अपना माना अदा करने के लिए किसी और का मोहताज होता है। यानी जुमले का हिस्सा होगा लेकिन अपना माना खुद नहीं अदा कर पाएगा, तो उस वक्त हम उसको बोलेंगे फ्रेज। ओके, जैसे कि मैं अपने दोस्त की वफात पर रो रहा था, तो आप कहते हैं आई वॉज वीपिंग ऑन द डेथ ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ऑन द डेथ ऑफ माई फ्रेंड ये आपका कहलाएगा दोस्त की वफात पर, ऑन द डेथ ऑफ माई फ्रेंड ये आपका कहलाएगा फ्रेज। क्योंकि ऑन द डेथ ऑफ माई फ्रेंड क्या मतलब? अपने दोस्त की वफात पर, तो पूरा माना खुलकर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्रेज। ठीक, आगे हमने बताया वे टू यूज फ्रेज। फ्रेज का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ओके, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका इस्तेमाल जुमले में मौजूद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या दीगर अज्जा के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करने के लिए, यानी हम मजीद माना जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जुमले में। ठीक है, ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल हम एडवर्ब के तौर पर करते हैं, या एडजेक्टिव के तौर पर कर लेते हैं, या वर्ब के तौर पर, या नाउन के तौर पर, या प्रीपोजिशन के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे हमने आपको बताया काइंड्स ऑफ फ्रेज। मैंने बताया कि इसकी किस्में अलग अलग नाहिए से अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोग 10 कहेंगे, कुछ लोग 8 कहेंगे, कुछ लोग 9 कहेंगे, लेकिन मैंने जो लिखा है वो कुल 10 हैं। इसमें से पहला नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? जिसका इस्तेमाल नाउन के तौर पर किया जाए, यानी अल्फाज के उन मजमूए को कहा जाएगा जिनका इस्तेमाल हम एज अ नाउन करते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाज के उन मजमूए को कहा जाएगा जुमले का हिस्सा होते हैं और वो सिफत का काम करते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं? एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं उन फ्रेज को या अल्फाज के उन मजमूए को जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और एडवर्ब का काम करते हैं। इसी तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया कि उनको कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमले अल्फाज के मजमूए होते हैं और उनकी शुरुआत प्रीपोजिशन से होती है और ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि खास तौर पर इनका इस्तेमाल या तो एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है या एडवर्ब के तौर पर किया जाता है। तो गोया कि प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है प्रीपोजिशनल भी हो, या एडवर्ब भी हो सकता है प्रीपोजिशनल भी हो। अगर वो प्रीपोजिशन से शुरू होता है तो हम उसको प्रीपोजिशनल भी कह सकते हैं, यानी एडजेक्टिव को एडवर्ब को भी। ओके,
आगे हमने आपको बताया वर्ब फ्रेज के बारे में बताया कि जिसका इस्तेमाल हम वर्ब के तौर पर करते हैं, जो वर्ब का माना देता है उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं, खासतौर पर जो हेल्पिंग वर्ब से जुड़ा हो या जो ऑक्सिलरी वर्ब से जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। आगे हमने आपको बताया इन्फिनेटिव फ्रेज अल्फाज के मजमू कहा जाता है जो टू और वर्ब प्लस मॉडिफायर यानी टू और वर्ब हो और साथ में कुछ और हो तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। आगे हमने आपको बताया जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज किसे कहते हैं? आईएनजी वाले फेल और साथ में उसके साथ कुछ और कलिमात हों तो इसके मजमूए को हम जेरेंट फ्रेज का नाम देते हैं। आगे हमने आपको बताया पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज यानी पार्टिसिपल हो साथ में उसके साथ कुछ और भी हो। पार्टिसिपल तो होगा ही, आईएनजी के साथ हो या थर्ड फॉर्म हो, उसके साथ कुछ और हो तभी जाकर के वो अल्फाज के मजमूए होंगे तो उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। ओके, आगे हमने आपको बताया एब्सोल्यूट फ्रेज। और एब्सोल्यूट फ्रेज किसे कहते हैं? खासतौर पर इनमें नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या जो है पार्टिसिपल होते हैं और दीगर मॉडिफायर से मिल करके जो होता है वो एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाता है और इसका इस्तेमाल या इसका जो असर आता है वो जुमले के पूरे हिस्से में होता है। ओके, आगे हमने आपसे बात की अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज को उर्दू में बदले कुल कहा जाता है, यानी जो जिनका इस्तेमाल या अल्फाज के उन मजमूओं को कहा जाता है कि इनका जिनके साथ ये इस्तेमाल होते हैं उनके माने में इजाफा कर देते हैं। तो हर कोई इजाफा ही कर रहा है, लेकिन बेहतर ये कि आप इसको ये कहें कि इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी चीज़ को ख़ास कर देनी हो। ठीक है, कोई चीज़ आम हो, अगर हमें उसी चीज़ को ख़ास कर देनी हो तो उस वक्त हम इसको अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं या आप इसको बदले कुल कह देते हैं। ठीक है, यानी जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं वही मुराद होता है अपोजिटिव फ्रेज में। जैसे कि मैंने आपको बताया अबुल कलाम आज़ाद जो कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम एक ही शख्सियत है, अलग अलग शख्सियत नहीं है। तो वहाँ पर आपने ख़ास करने के लिए इसको इस्तेमाल किया तो उसको बोलेंगे अपोजिटिव फ्रेज। ओके गाइज, तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम अब अपना होमवर्क करेंगे। और आपका होमवर्क बहुत ही आसान है। इसमें आपको तयन करना है फ्रेज की, कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा वर्ब फ्रेज है, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा एडवर्बियल फ्रेज है, कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कौन सा जेरेंट फ्रेज है, कौन सा इन्फिनेटिव फ्रेज है, कौन सा एब्सोल्यूट फ्रेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तयन करना है, इनको आपको पढ़ना है एक बार और आपको इनका तयन करना होगा। चूंकि इसमें तर्जुमा नहीं करना है तो इसलिए अल्फाज मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि एटलीस्ट आप इनका तर्जुमा भी जाने। ठीक है, मैं थोड़ी सी आसानी कर रहा हूँ आपके साथ ताकि बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि तर्जुमे में उलझ जाए और फिर असल चीज़ जान ही ना सके, इसलिए मैं तर्जुमा नहीं दे रहा हूँ। बस आपको फ्रेज़ का तयन करना है। तो कुल 12 जुमले हैं, आपको उनका तयन करना है। एक बार आपको पढ़ना होगा मेरी किताब से इनको ताकि आप सही से समझ सकें फ्रेज़ को, और उसके बाद ही आप होमवर्क करें ताकि आपके लिए आसानी हो इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इस होमवर्क को करेंगे और फिर हमारे साथ मैच करेंगे। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ और इसी सबक के साथ अब हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।